हेलो माय लिटिल साइंटिस्ट, कैसे हैं आप सब? तैयार हैं एक धमाकेदार साइंस एडवेंचर के लिए? जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इनविजिबल पावर के बारे में जो ना तो हमें दिखाई देती है, ना हम उसको टच कर सकते हैं, फिर भी उसके बिना दुनिया का हर काम रुक जाता है। हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम, जहां हम कर रहे हैं आपकी क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी साइंस क्यूरियोसिटी का चैप्टर 5 जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग फोर्स। एक्सप्लोरिंग फोर्स हमारा आज का टॉपिक क्या है? एक्सप्लोरिंग फोर्स। अब आप मुझे बताइए कि जब आप किसी चढ़ाई पर साइकिल चढ़ाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स से पेडल मारना पड़ता है, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, तो वो क्या होता है? और जब उसी साइकिल को आप नीचे की तरफ ला रहे होते हैं तो बिना पेडल मारे साइकिल फटाफट से नीचे आ जाती है, हमें ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ती है। अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो हवा के साथ सीधे नीचे जूम करके नीचे। और अगर एक चीज और बताते हैं, बाथरूम में आप होते हैं, बाथरूम वेट होता है, आपका पैर फिसल जाता है, बाहर से मम्मी की आवाज आती है ध्यान से चल, तो वो भी एक फोर्स का कमाल होता है। एक चीज और देख लेते हैं, जब आप झूले पर स्विंग कर रहे होते हैं तो जब ऊंचाई पर जाते हैं तो आपको बहुत हल्का फील होता है, लाइट वेट होता है, ऐसा लगता है कि आप सुपरमैन बन गए हो। लेकिन जब वापस नीचे आते हैं तो फिर से वही हमारा नॉर्मल वेट हो जाता है, नॉर्मल फील होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये कोई मैजिक नहीं, ये सब साइंस है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आपका चैप्टर 5 एक्सप्लोरिंग फोर्स, और मजेदार तरीके से इसको समझते हैं कि क्या है फोर्स की पावर। चलते हैं। हर चैप्टर के स्टार्टिंग में प्रोब्स एंड पॉन्डर है। आपको इन क्वेश्चंस के, ये जो आपकी क्वेरीज है, इनके आंसर्स आपको चैप्टर पढ़ने पर मिलेंगे, और जो क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उनके आंसर मैं आपको दूंगी। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। Why does it feel harder to pedal a bicycle when going uphill than on flat ground? यही चीज, सेम चीज जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि जब हम किसी ऊपर अपहिल पर जा रहे होते हैं, ऊंचाई पर चढ़ रहे होते हैं, तो हमें पेडल मारने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो ऐसा क्यों होता है? जबकि हम फ्लैट ग्राउंड पर जब चलते हैं तो हमें कम मेहनत करनी पड़ती है। तो इसका रीजन क्या है, इसको धीरे धीरे पढ़ते हुए हम समझेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाई इट इज इजियर टू स्लिप ऑन अ वेट सरफेस। जब गीला होता है सरफेस, कहीं पर पानी बिखरा होता है, वेट सरफेस होता है, तो हम उस पर इजीली कैसे स्लिप कर जाते हैं, फिसल जाते हैं। तभी तो मम्मा कहती है कि जहां पर पानी हो रहा होता है, पोछा लग रहा होता है, या बाथरूम में क्या कहते हैं कि संभल कर चलना चाहिए। तो वो भी एक साइंस का ही मैजिक है। क्या मैजिक है देख लेते हैं। साइंस ही है इन सब चीज में कि फोर्स क्या होती है, फ्रिक्शन क्या होती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किस वजह से हम जल्दी फिसल जाते हैं, क्या रीजन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाई डू वी फील लाइट ऑन फ्लोटिंग जस्ट आफ्टर आवर स्विंग रीचेस इट हाईएस्ट पॉइंट एंड स्टार्ट कमिंग डाउन। क्यों हमें लाइट फील होता है और ऐसा फील होता है कि हम तैर रहे हैं जब हम किसी झूले पर, किसी स्विंग पर हम ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, और जब नीचे आ रहे होते हैं तो हमें हल्का सा फील होता है, फिर हम नीचे आके नॉर्मल फील करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर हमें हल्का फील होता है, लाइट फील होता है? इसके पीछे क्या रीजन है? तो चलिए चैप्टर पढ़ते पढ़ते इन सारे क्वेश्चन के आंसर जानेंगे। यहां पर आपको क्या करना है, व्हाट अदर क्वेश्चन डू यू हैव अबाउट फोर्सेस। फोर्सेस के बारे में आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें फोर्स से रिलेटेड होती हैं। हर चीज पर फोर्स लगती है, कैसी फोर्स होती है। अब कुछ भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, उसको आप कमेंट में लिखिएगा, उसको आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। एक यहाँ पर समझ लीजिए एक स्टोरी है जिसमें दो लड़कियां हैं, सोनाली और रागनी। ये साइकिल चला रही होती हैं। तो पहले इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। ये दोनों लड़कियां हैं, ये मौसम हो रहा है खराब, ये दोनों साइकिल पर चले जा रही होती है। यहाँ पर देखिए भेड़, ये जो शेप्स हैं, ये क्या कर रही है, इनको भी चराने ले जा रहा है। ये इनसे बचते हुए निकलते हुए अपहिल ऊंचाई पर जा रही होती हैं। तो क्या है इनकी कहानी, ये भी पढ़ लेते हैं। अवनी डे एडवेंचर, एक एडवेंचरस डे है इन दोनों के लिए।
ये दोनों राइड कर रहे होते हैं। इट वॉज अ विंडी डे, तेज हवा चल रही होती है। एंड सोनाली एंड रागनी वेंट साइकिलिंग, दोनों साइकिलिंग पर निकल जाते हैं। जैसे आप भी अपने फ्रेंड के साथ निकल जाते हो कि चलो आज साइकिलिंग करने चलते हैं, साइकिल पर चलते हैं, घूमने चलते हैं, ऐसे ही वो दोनों निकल गई। दे फेस्ड स्ट्रॉन्ग विंड, उनको बहुत तेज हवा महसूस हो रही थी। जब तेज हवा चल रही थी तो अपोजिट डायरेक्शन में थी हवा। ओ नो द विंड इज पुशिंग मी, तो एक कहती है सोनाली या रागनी, उनमें से कहती है दूसरी से कि ये जो हवा है मुझे पुश कर रही है। मतलब जैसे हवा चल रही है इधर साइड से, वो साइकिल चल रही है इधर, तो हवा उनको पुश कर रही थी, तो उनको मतलब मेहनत और ज्यादा करनी पड़ रही थी उस हवा को चीरते हुए आगे ले जाने में। सम रोड वर रफ, कुछ रोड रफ थी, मतलब उबड़ खाबड़ थी। हार्ड टू पेडल, वहां पर उनको पेडल मारने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। एंड सम स्मूथ, कोई स्मूथ वो भी थी, सड़कें भी थी, तो वहां पर वो इजी राइड कर रही थी, धीरे धीरे चला रही थी आराम से, तो उनको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही थी। एट द हिल टॉप, जब वो टॉप पर पहुंची, दे सॉ लाइटनिंग एंड थंडर, वहां पर उन्हें बिजली चमकती हुई और गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, क्योंकि मौसम जल्दी बिगड़ रहा था, मौसम पहले ही विंडी था। तो उसके बाद वहां पर बारिश होने का भी मौसम हो गया। सो दे डिसाइडेड टू रिटर्न, तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो वापस चलते हैं, क्योंकि इससे पहले बारिश आ जाए, मौसम ज्यादा खराब हो जाए, हम जल्दी से घर पहुंच जाते हैं। तो वो दोनों वापस चल दी। ऑन द वे बैक, जब वो वापस आ रही थी, जब ऊंचाई से नीचे आ रही थी, पहले तो चढ़ रही थी तो उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, जब वो उतर के आ रही थी तो दे रंग बेल, उन्होंने बेल बजाई। एंड टर्न हैंडल टू चेंज डायरेक्शन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये जब ये सारी भेड़ है ये सब चरने जा रही है, तो रास्ते में कोई आएगा तो वो बेल बजाएंगी और साइड से बचते हुए निकलेंगी। तो उन्होंने अपना पेडल मतलब अपने हैंडल से डायरेक्शन चेंज की और वहां से साइड से निकल गई। वाइल कमिंग डाउन हिल, जब वो नीचे आ रही थी, देयर साइकिल मूव फास्ट विदाउट पेडलिंग, उनकी साइकिल बिना पेडल मारे ही नीचे उतरते जा रही थी। आपने महसूस किया होगा जब आप ऊंचाई से नीचे पर आते हैं तो बिना पेडल मारे ही आपको ब्रेक और मारने पड़ते हैं कि कहीं तेजी से ना नीचे धड़ाम गिर जाए, तो ब्रेक मार मार के उनको उसको धीरे से लेके आ रही थी, बिना पेडल मारे सीधे साइकिल नीचे आ रही थी। इट फील लाइक समथिंग इज पुशिंग अस डाउन, तो ऐसा लग रहा था कि उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि कोई उनको पीछे से पुश कर रहा है। जब यहाँ पर जब वो जो हवा चल रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, तो उनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। तो उनको कोई ऐसे पुश कर रहा था, आगे से धक्का मार रहा था, जिसको वो चीर के जा रही थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि पीछे से उनको पुल कर रहा, ऐसा महसूस हो रहा है। दैट इज ग्रेविटी इन एक्शन, इसको क्या बोलते हैं, ये ग्रेविटी होती है एक्शन में। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ग्रेविटी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, इसको देखते हैं। तो ये पिक्चर मैंने दिखा दी थी आपको, दोनों फ्रेंड घूमने जा रही हैं। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज अ फोर्स। पहले फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि फोर्स होता क्या है। अब देखिए फोर्स क्या होता है बच्चों, पुश और पुल। सिंपल लैंग्वेज में पुश करना किसी चीज को या पुल करना, धक्का मारना या अपनी तरफ खींचना, ये दोनों क्या होती हैं, द मैजिक ऑफ फोर्स, ये फोर्स का मैजिक होता है। मतलब फोर्स क्या होती है, पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी चीज पर पुश करना या पुल करना, यही होती है फोर्स। बहुत ही इजी लैंग्वेज में क्या होती है फोर्स, पुश या पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर को पुश करना या पुल करना। जैसे आप इमेजिन करिए, सच में मत कर देना कि आप अपने फ्रेंड को अगर धक्का मार देते हैं तो वो क्या होता है, सच में मत कर देना, लड़ाई हो जाएगी, मैम और मारेंगी आपको। तो अगर आप उसको धक्का मार देते हैं, सिर्फ इमेजिन करना है, तो वो आगे जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पुश करना। या फिर उसकी चेयर आप अपनी तरफ खींचते हैं, उसकी चेयर कहते हैं कि हमारे पास थोड़ा और आजा, तो चेयर को उसकी चेयर को अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो होता है पुल। ये होती है पुश और पुल। आगे देख लेते हैं, एक्टिविटी से ट्राई करते हैं। यहाँ हमें डेफिनेशन पता चल गई, चीजें पता चल गई क्या होती है फोर्स, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जो पुश और पुल होता है वही होती है फोर्स। एक्टिविटी देख लेते हैं, मूव अ कार्डबोर्ड बॉक्स इन डिफरेंट वे। अब एक एक्टिविटी करनी है, कार्डबोर्ड लेना है, सबके घर में इजीली बहुत सारे पार्सल आते हैं, तो ऐसे बॉक्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो उसको क्या करना है, बड़ा सा बॉक्स लेना है, उसको अलग अलग तरीके से मूव कराना है, उसकी जगह से हिलाना है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इसको पुश कर रहा है, ठीक है, आगे की तरफ ले जा रहा है। और ये क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, तो ये पुल कर रही है, ये उसको उठा कर ले जा रहा है। तो तीनों अलग अलग तरीके से किया इन्होंने। एवरी टाइम यू मूव इट, हर बार आप उसको मूव करेंगे, यू आर अप्लाइड अ फोर्स। तो तीनों तरीके से आपने इस पे फोर्स ही अप्लाई की। यहाँ पुश किया तो भी फोर्स लगी, पुल किया तब भी आपकी फोर्स लगी, और आपने उठाया तब भी आपको फोर्स का ही इस्तेमाल करना पड़ा। तो फोर्स क्या होती है बच्चों, सीधे सिंपल लैंग्वेज में पुश और पुल दैट कैन मूव और ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट। अब
पुश और पुल जो किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर देता है। अब कई बार तो मूव हो जाती है वो चीज, और कई बार इतना भारी सामान होता है, इतना हैवी चीज होती है कि आप उसको पुश करते जाओ लेकिन वो पुश नहीं होता, अपनी जगह से नहीं हिलता। ठीक है, वो फिर भी वही रहता है, लेकिन फोर्स तो काम करी, आपने तो उसको पुश किया, अब वो इतना भारी था कि वो हिला ही नहीं, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन फोर्स वहां पर भी काम करी है। वो क्यों नहीं हिला? क्योंकि वो बहुत भारी था। अब एक वॉल है, आप उसको ऐसे ऐसे पुश करेंगे, वो हिलेगी नहीं अपनी जगह, लेकिन फोर्स काम करी, वहां पर भी फोर्स काम करती है। तो इसलिए ये डेफिनेशन है कि दैट कैन मूव, जो उस चीज को मूव करा दे, या ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट, या फिर आप उसको मूव करने का ट्राई कर रहे हो, ट्राई तो किया, अब वो मूव करा ना करा वो डिपेंड करता है कि वो कितना हैवी है या उसका वेट क्या है, या वो अपनी जगह से हिल सकता है या नहीं हिल सकता। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि एक फोर्स क्या कर सकती है, क्या क्या पावर होती है उसमें, वो क्या चीज कर सकती है। व्हाट कैन अ फोर्स डू, एक फोर्स क्या काम कर सकती है। सुपर पावर ऑफ फोर्स, फोर्स की क्या क्या सुपर पावर है। फोर्स है तो उसमें सुपर पावर्स तो है, बताया था कि वो चीज को हिला देती है अपनी जगह से, या ट्राई करते हैं हम, तो क्या क्या सुपर पावर्स है वो देख लेते हैं। पहला है बच्चों, मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। कोई चीज अगर रेस्ट में है, जैसे आप टेबल है, वो रेस्ट में है, टेबल है, आप उसको पुश करेंगे वो अपनी जगह से हिल जाएगी, तो क्या हुआ, उसको मूव कर दिया रेस्ट पोजीशन में से, वो रेस्ट में थी, आपने उसको मूव कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, चेंज द स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर देती है। ठीक है, अगर कोई चीज चल रही है ऑलरेडी, आप उसको और क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ा देगी। चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन, डायरेक्शन चेंज कर देती है मोशन की। अगर एक पर्सन है, एक बच्चा, दो फ्रेंड है, एक बेंच है, आप एक बच्चा इधर खिसका रहा है, दूसरे ने दूसरी तरफ से फोर्स लगा दी, तो वो इधर उसकी डायरेक्शन हो गई, तो मोशन की डायरेक्शन ही चेंज हो गई। उसने इधर की तरफ पुश की तो दूसरे बच्चे ने दूसरी साइड पुश कर दी, तो डायरेक्शन पहले लेफ्ट जा रही थी फिर राइट चली गई, तो डायरेक्शन चेंज कर देता है मोशन की। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर देता है। अब जैसे एक बैलून है, बैलून है, अब उसको जैसे नॉर्मल उसमें आपने गांठ नहीं लगाई, ऐसे नॉर्मल बैलून है, अपने फुला रखा है, अब उसको धीरे धीरे प्रेस करोगे, दबाओगे, फोर्स लगाओगे, तो उसकी जो शेप है चेंज हो जाएगी, छोटा हो जाएगा, वो हवा निकल जाएगी, तो शेप को भी चेंज कर देता है। समटाइम डू मोर देन वन ऑफ दीज, कभी कभी इन चीजों से भी ज्यादा, जैसे फ्रेंड स्टॉप योर बाइसिकल, जब आपका दोस्त, आप साइकिल चला रहे हो, सामने से आके आपकी बाइसिकल, साइकिल को रोक देता है, वो भी एक फोर्स है। फोर्स कैन स्लो डाउन और स्टॉप मोशन, तो इससे क्या होगा, आपकी साइकिल पहले तो धीरे होगी, मतलब एक साथ तो नहीं रुक जाएगी, स्पीड कम होगी और फिर रेस्ट में आ जाएगी। तो स्पीड को कम किया उसने, स्लो डाउन किया, फिर मोशन को रोक दिया। मोशन में थी, साइकिल चल रही थी, वो मोशन में थी, उसको रोक दिया, तो मतलब उसकी स्पीड को, पहले स्पीड को कम किया फिर रोक दिया, तो यहां पर भी फोर्स अप्लाई हुई। बैट हिट अ बॉल, अब जब आप बैट बॉल खेलते हैं तो बैट से बॉल को मारते हैं, तो उससे क्या होता है, फोर्स चेंज द डायरेक्शन। बॉल आ रही थी इधर साइड, आपने बैट से मार दिया दूसरी साइड, तो उसने डायरेक्शन ही चेंज कर दी बॉल की, किसने, बैट ने, तो वहां पर भी फोर्स लगा, उस फोर्स ने डायरेक्शन चेंज कर दी उस बॉल की, तो यहां पर डायरेक्शन चेंज हो गई। ये सारे एग्जाम्पल्स है इसके। प्रेस अ बैलून, अब बैलून को प्रेस करेंगे तो फोर्स क्या कर देगी, चेंज कर देगी शेप को, जैसे मैंने आपको बताया था। किकिंग अ फुटबॉल, अब आप पैर से फुटबॉल को किक करते हैं, क्या होता है, फोर्स स्टार्ट मोशन। अब बॉल नॉर्मल रखी है, फुटबॉल नीचे रखी है, आपने पैर से मारा किक उस पर, तो वो बॉल क्या कर चली गई, मोशन में चली गई, रेस्ट में थी वो मोशन में चली गई, तो यहां पर वो हो गया मोशन, रेस्ट से आ गई मोशन में। तो ये सारी सुपर पावर्स है किसकी, फोर्स की सुपर पावर्स है। आगे देखते हैं, आर फोर्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, क्या फोर्स दो चीजों के बीच में इंटरेक्शन होता है, या फिर एक ही जैसे आपने पुश किया तो आपने ही फोर्स लगाई, आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने वॉल पुश की तो मेरा ही फोर्स लगा, वॉल ने थोड़ी कुछ किया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो फोर्स होती है वो इंटरेक्शन होती है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो ऑब्जेक्ट होंगे तभी, जैसे आप पुश कर रहे हैं टेबल को, तो टेबल दूसरा ऑब्जेक्ट है, अब वो अलग बात है कि टेबल में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके पुश को रोक दे, उसमें कम, मतलब इतना फोर्स वो नहीं लगाती, लेकिन दो चीज ही आपस में इंटरेक्शन करती है तभी फोर्स लगती है। तो
फोर्स लगाने के लिए ऑलवेज टू चीजों के इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती है, टू थिंग्स होना जरूरी है। फोर्स ऑलवेज कम इन पेयर, फोर्स हमेशा पेयर में आती है, कभी भी अकेले नहीं आती। जैसे कोई कोई बच्चे होते हैं कि वो हमेशा निकलते हैं क्लास से दोस्त के साथ, तो ऐसे ही फोर्स होती है हमेशा पेयर में होती है, अकेले कभी काम नहीं करती। अ फोर्स इज अ पुश और पुल ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। फोर्स हमेशा पुश और पुल करने पर क्या कब आती है, जब दो चीजें आपस में इंटरेक्शन कर रही हो। दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, आपके हैंड्स और वॉल, आपकी हैंड और टेबल। अब दोनों तरफ से फोर्स लग रही है, तो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे एग्जांपल है, जैसे यू पुश अ टेबल, आप टेबल पुश कर रहे हैं तो एक तो आपके हैंड, आप फोर्स लगा रहे हैं, आपके हैंड्स हैं, दूसरी तरफ टेबल भी फोर्स लगाती है। अब वो अलग बात है कि टेबल आपको नहीं खिसका पाती, आप टेबल को खिसका देते हैं। अब जैसे एक चीज बताएं, आपके टू फ्रेंड्स हैं, दो आप कोई भी दोस्त हैं, तो क्या करते हैं, फाइट करते हैं, है ना, या फिर दो भाई बहन कोई भी आपस में लड़ते हैं तो ऐसे हाथ पकड़ के लड़ते हैं। अब दोनों तरफ से फोर्स लग रही है, आप इधर पीछे से आगे उसको खींचो भेजोगे, वो आपकी तरफ फोर्स लगाएगा। जो ज्यादा शक्तिशाली होगा, मतलब जिसमें ज्यादा पावर होगी, जो ज्यादा दूध पीता होगा, अच्छे से खाता होगा, हेल्दी होगा, वो दूसरे को खिसका देगा। तो डिपेंड करा, दोनों तरफ से फोर्स लगी, दो ऑब्जेक्ट थे, दो पर्सन थे, लेकिन जिसकी पावर ज्यादा थी उसने उसको खिसका दिया दूसरे वाले को। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम वॉल पर प्रेशर करते हैं लेकिन वॉल नहीं खिसकती, वो अपने रेस्ट पोजीशन पर ही रहती है। तो ऐसे हमेशा दो चीजें होती हैं, डिपेंड करता है कौन सी चीज खिसकेगी, कैसे, कि वो कितनी पावर लगा रहा है। तो योर हैंड अप्लाइड फोर्स ऑन द टेबल, आपके हैंड की एग्जांपल दिया है, यू पुश अ टेबल, आप एक टेबल पुश कर रहे हैं, आपके हैंड ने अप्लाई की फोर्स टेबल पर। द टेबल ऑल्सो पुश बैक ऑन योर हैंड, टेबल भी आपके हैंड्स को पुश करेगी बैक, ठीक है, टेबल भी पुश करती है, लेकिन आप उसको पुश कर जाते हो क्योंकि उसकी फोर्स इतनी नहीं होती है। सो फोर्स ऑलवेज इन्वॉल्व एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट, फोर्स में हमेशा कम से कम दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। आप देख लेते हैं द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट क्या है फोर्स की, न्यूटन, इसको याद कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। एसआई यूनिट है फोर्स की, क्या है, न्यूटन। अब एक पॉइंट और देख लेते हैं, अ स्टेप फर्दर, व्हेन यू पुश अ टेबल यू आल्सो फील अ फोर्स ऑन योर हैंड। जब आप टेबल पुश करते हो तो आपके हैंड पर भी फोर्स फील होती है। आप अभी करके देखना, जैसे ये एक्सपेरिमेंट, कोई भी टेबल चेयर को पुश करना तो आपके हैंड पर भी प्रेशर फील होगा, दबाता है ना, वो जहां पर टच होता है उस चीज को, उस एरिया को दबाता है, प्रेस करता है, तो आपको फोर्स फील होती है अपने हाथ पर। एज सून यू स्टॉप पुशिंग, जैसे ही आप स्टॉप कर देते हैं, हाथ हटा लेते हैं, रोक देते हैं पुश करना, दैट फोर्स डिसअपियर, वो फोर्स चली जाती है, वो फोर्स हट जाती है। जैसे आप हाथ हटा लेते हैं, आपके हाथ सिंपल फील करने लगते हैं। दिस शो दैट द व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट्स, ये दिखाता है कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बोथ एक्सपीरियंस इक्वल और अपोजिट फोर्स, दोनों ही एक्सपीरियंस करते हैं इक्वल और अपोजिट फोर्स। अपोजिट फोर्स मतलब आपने आगे लगाई, उसने पीछे लगाई, इक्वल फोर्स होती है, अपोजिट फोर्स होती है। व्हेन द इंटरेक्शन स्टॉप, जब इंटरेक्शन स्टॉप हो जाता है, द फोर्स वेनिश टू, फोर्स भी अपने आप क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। जब आपस में दोनों चीजों को आप हाथ हटा दोगे तो फोर्स नहीं लगेगी। चलते हैं आगे, देखते हैं अब देखते हैं कॉन्टेक्ट फोर्सेस। कॉन्टेक्ट फोर्सेस मतलब समझ में आ रहा है वर्ड से ही कि कॉन्टेक्ट में आना, चीजें कॉन्टेक्ट में आती हैं। तो कॉन्टेक्ट फोर्सेस कौन सी होती है, जब किसी से कोई चीज टच करे, कांटेक्ट में आए। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल है मस्कुलर फोर्स, उसके बारे में पढ़ते हैं। मस्कुलर फोर्स, सबके पास मसल्स होते हैं, सबके पास मस्कुलर पावर होती है, तो वो कैसे काम करती है उसको देख लेते हैं। फोर्स दैट नीड अ टच, फोर्स जिसको एक टच की जरूरत होती है, बिना टच किए वो फोर्स नहीं लग सकती। व्हेन अ फोर्स एक्ट ओनली बाय फिजिकल कॉन्टेक्ट, जब एक फोर्स लगती है एक फिजिकल कॉन्टेक्ट से, मतलब फिजिकल टच से, जब हम उसको टच करते हैं, इट इज कॉल्ड अ कॉन्टेक्ट फोर्स, उसको कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं। कॉन्टेक्ट मतलब किसी के कॉन्टेक्ट में आना, किसी को हम टच करेंगे, फिजिकली टच करेंगे, हाथ से, पैर से भी किक करते हैं, टच करते हैं, हाथ से भी करते हैं, या किसी भी बॉडी पार्ट से टच करते हैं, तो वो कॉन्टेक्ट फोर्स होती है, क्योंकि हमने उसको फिजिकली टच किया, कॉन्टेक्ट में आई। जैसे पुशिंग, पुश करना, पुलिंग, पुल करना, उसमें भी हमने फिजिकल टच का यूज किया। लिफ्टिंग, किसी चीज को उठाना, उसमें भी हमने फिजिकल यूज किया। हिटिंग एन ऑब्जेक्ट, किसी भी, जैसे फुटबॉल है, उसको किसी भी चीज को किक करना, उसमें भी हमने फिजिकल टच किया, जहां हमारी बॉडी दूसरे जो ऑब्जेक्ट है उसके टच में आई, तो वो होती है कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट कैन बी डायरेक्ट, कॉन्टेक्ट डायरेक्ट भी हो सकता है, आपके हैंड से या बॉडी से आपने डायरेक्ट
किया, या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकता है। कैसे? आप स्टिक से उसको पुश कर दो, है ना, किसी दूसरी चीज से उसको पुश करो, आपने डायरेक्टली टच नहीं किया, इनडायरेक्ट तो टच किया। आपके हैंड्स और लेग्स जो है वो फिजिकली तो टच में आए लेकिन इनडायरेक्ट आए। स्टिक का यूज करना, रोप का, और भी बहुत सारी चीज का, जैसे रस्सी बांध के आप पुल कर रहे हैं तो वहां पर भी आप फिजिकली वर्क कर रहे हैं, फिजिकली रस्सी को टच कर रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली नहीं टच कर रहे हैं। तो कॉन्टेक्ट टू टाइप का होता है, तो डायरेक्टली आपने डायरेक्टली बॉक्स को अपनी तरफ खींच लिया या पुश कर दिया, एक होता है इनडायरेक्टली आपने रस्सी बांधकर उसको खींचा या लिफ्ट के, जैसे अगर किसी चीज को नीचे गिराते हैं, लिफ्ट करते हैं, तो वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होता है। अब हम पढ़ते हैं मस्कुलर फोर्स के बारे में। मस्कुलर फोर्स क्या होती है? फोर्स प्रोड्यूस बाय मसल्स व्हेन दे कॉन्टेक्ट और रिलैक्स। फोर्स प्रोड्यूस होती है मसल से जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है। आपने देखा होगा जो हमें, जब हम चल रहे हैं, मैं डायरेक्टली ऐसे यहां से यहां वॉक कर रही हूँ, तो ये मसल्स, ये मस्कुलर फोर्स का यूज हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, आगे चल पा रहे हैं, मैं हैंड्स आप मूव कर पा रही हूँ। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये मस्कुलर फोर्स ही लग रही है जो मुझे हेल्प कर रही है वॉकिंग करने में, रनिंग करने में हेल्प करती है, जंप करने में, जंप करते हैं उसमें भी मस्कुलर फोर्स लगती है, किसी चीज को उठाने में भी मस्कुलर फोर्स लगती है, लिफ्टिंग में और पुश करने में, यहाँ सब मस्कुलर फोर्स काम करती है। एनिमल, बर्ड्स एंड फिश ऑल्सो यूज मस्कुलर फोर्स फॉर मूवमेंट एंड सर्वाइवल। जो भी एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स है, जो भी लिविंग थिंग्स है, मोस्टली एनिमल, बर्ड्स, फिश, ये भी सब मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं। फिश तैरने में अपनी मस्कुलर फोर्स लगाती है तभी वो तैर पाती है। कोई भी एनिमल है वो चल पाता है, बर्ड्स है फ्लाई कर पाती हैं, किस वजह से? मस्कुलर फोर्स की वजह से। तो इन सब पर भी मस्कुलर फोर्स क्या करता है? काम करता है। स्टेप फर्दर, एक और स्टेप आगे चलते हैं, देखते हैं मस्कुलर फोर्स आल्सो वर्क इनसाइड आवर बॉडी। मस्कुलर फोर्स हमारी बॉडी के अंदर भी, एक तो बाहर एक्सटर्नली काम कर रही होती है, एक इंटरनली भी काम कर रही होती है मस्कुलर फोर्स हमारी बॉडी के अंदर। हेल्प अस च्यू एंड डाइजेस्ट फूड। जो हम खाना चबाते हैं उसमें भी हम मस्कुलर फोर्स का यूज कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर ही तो हम कर रहे हैं, उसको चबा रहे हैं, और डाइजेस्ट हो रहा है हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, वो भी किस वजह से? मस्कुलर फोर्स की वजह से ही काम करता है। जो हमारा हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को, वो भी मस्कुलर फोर्स की वजह से काम करता है। द हार्ट मसल पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो हमारा हार्ट है, वो हार्ट मसल्स हैं, वो पंप करती हैं ब्लड को पूरी बॉडी में, ठीक है। सो इवन व्हेन यू आर जस्ट ब्रीथिंग और ब्लिंकिंग, फोर्स आर एट वर्क। जब कभी भी आप नॉर्मल बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी आईज को ब्लिंक कर रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आईज को ब्लिंक कर रहे हैं, या फिर नॉर्मल सांस ले रहे हैं, उसमें भी एक फोर्स काम कर रहा है। मतलब फोर्स कभी भी नहीं रुकता, नेवर स्टॉपिंग वर्क है उसका, क्योंकि अगर हम सांस लेना रोक देंगे तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जो फोर्स है, अगर हम रेस्ट में भी हैं तभी भी हमारे मस्कुलर फोर्स काम कर रहा होता है। चलते हैं आगे देख लेते हैं। यहाँ एक डायग्राम है, यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स बाय लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स हैं मस्कुलर फोर्स का यूज कर रहे हैं। ये दौड़ रहा है, ये ऐसे मूव कर रही है अपनी जगह से, तो भी स्नेक है मूव कर रहा है, तो भी इसमें मस्कुलर फोर्स यूज हो रही है। फिश का भी, एक बच्चा है वो चल रहा है, उसमें भी मस्कुलर फोर्स की वजह से वो चल पा रहा है। ये वॉक कर रही है लड़की, ये भी मस्कुलर। बर्ड है फ्लाई कर रही है, इसमें भी मस्कुलर फोर्स का यूज हो रहा है। ये सारे एग्जाम्पल्स है। आगे देख लेते हैं, यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल टू असिस्ट विद ह्यूमन टास्क। लोगों के काम करने के लिए भी एनिमल्स के मस्कुलर फोर्स का यूज किया जाता है। जैसे ये खेत जोत रहा है, यहाँ पर ये इनका क्या हो रहा है, बैल का मस्कुलर फोर्स का यूज कर रहा है खेत को जोतने में। ये काम कर रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, और ह्यूमन का काम हो रहा है। यहाँ पर देखो ये कार्ट है, ये हॉर्स क्या कर रहा है, हॉर्स की मस्कुलर फोर्स का यूज हो रहा है कार्ट को चलाने में। ये ह्यूमन बीइंग का काम कर रहा है, इधर से इधर ले जा रहा है राइड पे, तो यहाँ पर ये अपना काम करा रहे हैं, किससे? एनिमल्स के मस्कुलर फोर्स का यूज करके। देखते हैं आगे, व्हाट इज फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन भी देख लेते हैं, वो क्या होता है। फ्रिक्शन फोर्स के साथ काम करता है। द फोर्स दैट ट्राई टू स्टॉप यू। कैसी फोर्स? जो आपको ट्राई करती है रोकने का। मतलब जब आप फोर्स लगाते हैं तो कुछ टाइम बाद जाकर हर चीज रुक जाती है। आपने टेबल को पुश किया, ऐसा नहीं है कि वो आपने पुश किया तो चलते ही चली गई, कुछ तो चीज होगी जो उसको रोक लेती है। वो टेबल थोड़ा सा आगे जाके रुक जाती है, या फिर आप जैसे लंच बॉक्स एक टेबल पर रखा है, आप उसको खिसकाते हैं, कुछ आगे जाके वो क्या होता है, रुक जाता है। तो किस चीज की वजह से वो रुकता है? वही होती है फ्रिक्शन, जो आपकी फोर्स को रोकने का काम करती है। द फोर्स दैट ट्राई टू स्टॉप यू, जो आपको स्टॉप करने का काम करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को। अ बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड स्टॉप आफ्टर सम टाइम।
एक बॉल है, उसको हम फेंकते हैं, वो रोल कर रही होती है, तो वो कुछ टाइम बाद जाकर रुक जाती है। अब बाइसिकल स्लो डाउन व्हेन यू स्टॉप पेडलिंग, जब आप पेडलिंग करना बंद कर देते हैं, साइकिल पर पेडल मारना बंद कर देते हैं, तो साइकिल भी कुछ आगे जाके रुक जाती है। दैट दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ अ फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शन। ये भी एक फोर्स की वजह से होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। मतलब जो फोर्स हमारे फोर्स को या हमको रोकती है, उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे साइकिल पे पेडल मारना रोका, कुछ टाइम बाद साइकिल रुक गई। आपने लंच बॉक्स को पुश किया, कुछ टाइम बाद लंच बॉक्स भी रुक गया। हर चीज थोड़ा टाइम बाद रुक जाती है, तो वही होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब फ्रिक्शन कहाँ काम करता है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप मोशन, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। जैसे आपकी साइकिल जा रही है ऐसे 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 ऐसे, यहां से आगे जाके वो रुकी, तो जो फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम की, तभी तो उसने मतलब पुश नहीं किया, पीछे नहीं किया, लेकिन वहां पर जाकर साइकिल रोक दी। तो जो रोकी साइकिल, तो अपोजिट डायरेक्शन से ही तो कोई फोर्स लगा होगा, दूसरी तरफ से तो कोई फोर्स आया होगा, तभी तो उस साइकिल को रोक दिया। या फिर कोई बॉल है, वो रोल करती जा रही है, वो जहां रुकी, क्यों रुकी, क्योंकि दूसरी साइड से अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ऐसा फोर्स आया जिसने उसको रोक दिया, उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में फ्रिक्शन है ये। इट इज कॉन्टेक्ट फोर्स, ये भी कॉन्टेक्ट फोर्स है। इट इज अकर बिटवीन टू सरफेस इन टच, क्योंकि ये तभी आती है जब दो सरफेस टच में आए। ठीक है, तो कब आती है, जब दो सरफेस टच में आए तभी ये आती है, तो इसलिए ये कॉन्टेक्ट फोर्स है। एक्टिविटी कर लेते हैं, पुश अ लंच बॉक्स और नोटबुक ऑन अ टेबल। आप टेबल पर अपना लंच बॉक्स या बुक को, नोटबुक को प्रेस करिए, तो क्या होगा, इट मूव्स अ बिट, वो थोड़ा सा आगे चलेगी, देन स्टॉप, बाद में रुक जाएगी। क्यों रुकी, बिकॉज फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द टेबल रेजिस्ट मोशन। क्योंकि जो फ्रिक्शन है किस किस के बीच में लगा, बॉक्स और टेबल के बीच में, जिसने उस लंच बॉक्स को रोक दिया। लंच बॉक्स था, नीचे टेबल थी, एक फ्रिक्शन लगा जिसने उस लंच बॉक्स को वहीं पर रोक दिया। दो चीजें ही तो हुई, जब दो चीजों में लगा तो कांटेक्ट फोर्स ही हुआ। ये भी जब दो चीजों के बीच में लगा है, तो फ्रिक्शन क्या होता है इजी लैंग्वेज में, अ फोर्स दैट स्लो डाउन और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक ऐसी फोर्स जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को या तो स्लो डाउन कर देती है, स्पीड कम कर देती है, या फिर उसको रोक देती है। ठीक है, तो ये होता है फ्रिक्शन। मतलब जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आप अपने स्कूल में, स्कूल के जो प्लेग्राउंड हुआ या फिर हॉल हुआ, उसमें आप स्लिप क्या करते हैं, स्लिप करते हैं, पैर से ऐसे शू से स्लिप करते हैं, कुछ टाइम बाद जाकर रुक जाते हैं। तो कोई ऐसा घोस्ट नहीं है जो आपको रोकता है, वो फ्रिक्शन होती है जो आपके शूज या और फ्लोर के बीच में लगती है, इस वजह से आप रुक जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। चलते हैं आगे, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे तो हमें इजीली समझ में आएगा और याद भी हमेशा रहेगा। व्हाई डज फ्रिक्शन अकर्स, फ्रिक्शन क्यों होता है, मतलब फोर्स हमने पता लगाया कि पुश और पुल करते हैं तब फोर्स होता है, अब फ्रिक्शन क्यों होता है, दूसरी चीज रुकती क्यों है। ऐसा नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो चलते चली जाए, वो क्यों होता है। एक द हिडन रीजन क्या है, रफ सरफेस, जो उसका सरफेस होता है। अब आप ऊपर से जैसे ऐसे बिल्कुल स्लिपरी कोई चीज है, स्लोप है, आप ऊपर से लंच बॉक्स डालेंगे, वो तब तक चलता रहेगा जब तक वो नीचे नहीं आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, रीजन क्या होता है, जो सरफेस होता है रफ सरफेस। अगर आप बिल्कुल रफ सरफेस पर उसको रख दोगे और पुश करोगे तो जरा सा चलेगा, रुक जाएगा। तो सरफेस पर डिपेंड करता है कि कैसा सरफेस है। अब देखिए यहाँ पर ये है, ये ऐसा उबड़ खाबड़ है, यहाँ पर इस बॉक्स को आप ऐसे पुश करोगे तो ज्यादा आगे तो नहीं जाएगा, और अगर ये यही प्लेन ऐसा होता तब पुश करते तो वो इजीली चला जाता। जैसे साइकिल चलाते हैं और स्मूथ सरफेस होता है नीचे का, तो चलते चली जाती है। ठीक है, और अगर रफ होता है तो धीरे धीरे चलती है, या फिर जब रोक भी रहे होते हैं तो स्मूथ होता है तो बहुत देर बाद जाके रुकती है, क्योंकि फ्रिक्शन कम काम करा, धीरे से रुकी। जो फ्लैट सरफेस होता है, एकदम फ्लैट रोड होती है, और जहां उबड़ खाबड़ गड्ढे रोड पे रोकेंगे तो जैसे ही आपने पेडल मारना रोका, एक जरा सा गड्ढा आएगा, आप फटाक से रुक जाओगे। तो ये डिपेंड करता है किस सरफेस पर, कैसा सरफेस है। फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू इरेगुलरिटीज, टेनी बम्प्स और सरफेस। फ्रिक्शन क्यों आता है,
इरेगुलरिटीज की वजह से जो टाइनी बम्प्स होते हैं सरफेस पर। इवन स्मूथ लुकिंग सरफेस हैव अ माइक्रोस्कोप सरफेस, यहां तक कि जैसे आपको बहुत, जैसे टेबल है, आपको लगेगा बहुत स्मूथ है, सीधी तो है, इसमें तो उबड़ खाबड़ नहीं है, फिर क्यों रुक गया? इसमें भी छोटे छोटे टाइनी माइक्रोस्कोप रफनेस होती है, जिसकी वजह से वो चीज रुक जाती है। दीज इरेगुलरिटीज लॉक टुगेदर, ये इरेगुलरिटीज आपस में लॉक हो जाती है, रजिस्ट मूवमेंट, और जो रजिस्ट करती हैं मतलब रोकती हैं किसी चीज के मूवमेंट को, तभी वो चीज क्या होती है? रेस्ट में आ जाती है। रफर सरफेस होगा, मोर फ्रिक्शन, ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, ज्यादा जल्दी रुक जाएगा। जैसे रफ सरफेस है, वो चीज ज्यादा जल्दी रुक जाएगी, थोड़ी सी आगे जाके रुक जाएगी, तो समझ लो फ्रिक्शन ज्यादा है तभी तो जल्दी रुक गई। अगर स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा। जैसे एक एग्जांपल, अगर आप सोप मतलब सर्फ से आपकी मम्मी ने बाथरूम धोया है या आपके घर का फ्लोर धोया है, आप जाएंगे तो उस पर जल्दी स्लिप हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या है? एकदम स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन कम है, आप जल्दी फिसल जाएंगे, आप बन जाएंगे फ्री स्टाइल स्केटर, एकदम मूवी के जैसे। लेकिन जब नॉर्मल जो वो होती है, नॉर्मल फ्लोर होता है, वहां पर सर्फ वगैरह नहीं होता, तो आप नॉर्मल चल पाते हैं उस पे, वो आपको रोक लेती है, गिरने नहीं देती। तो जितना स्मूथ सरफेस होगा, फ्रिक्शन उतना लेस होगा और आपके गिरने के चांसेस ज्यादा होंगे। स्टेप फर्दर देख लेते हैं। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू मोशन, फ्रिक्शन हमेशा लगता है मोशन के अपोजिट, क्योंकि वो उसको रोकता है। अब कोई चीज रोकेगी तो तभी जब उसकी दूसरी साइड लग रही होगी। आप किसी चीज को, आप अपने भाई बहन को या फ्रेंड को दूसरी तरफ पुश करोगे, वो आपको अपोजिट फोर्स लगाएगा, तभी तो आप रुक पाओगे, वरना तो आप उसको धकेल दोगे। तो दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में लगता है मोशन के। विदाउट फ्रिक्शन वी कुडंट वॉक, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल भी नहीं पाएंगे, ना लिख पाएंगे, यहाँ तक कि अपनी चीजों को भी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो हम चलेंगे। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम धड़ाम से गिर जाएंगे, हम चल भी नहीं पाएंगे, ना रन कर पाएंगे, ना लिख पाएंगे, चीज को पकड़ भी नहीं पाएंगे, पेन को पकड़ ही नहीं पाएंगे, तो लिखेंगे कैसे? चलते हैं आगे, देखते हैं फ्रिक्शन ऑन डिफरेंट सरफेस, रफ और स्मूथ। अभी मैंने बताया रफ और स्मूथ सरफेस पर अलग अलग होता है, तो उसको और डीपली पढ़ लेते हैं। फ्रिक्शन चेंज, फ्रिक्शन चेंज होता है, सरफेस बदलता है तो फ्रिक्शन बदलता है। रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, स्मूथ सरफेस होगा फ्रिक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा जल्दी रुक जाएगा। अगर स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, वो लंबे टाइम तक चलेगा। When an object move on different surface, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, सेम ऑब्जेक्ट को अलग अलग सरफेस पर ट्राई करें, जैसे ग्लास है, क्लोथ है, वुड, सैंड, ईटीसी, इट स्टॉप आफ्टर डिफरेंट डिस्टेंस। अगर देखो आपने एक सेम चीज ली है ना, आपने एक बॉल ली, मतलब आपने ये सारी चीज ली, ग्लास लिया मतलब शीशा लिया, ठीक है, क्लोथ कपड़ा लिया, एक वुड का वुडन एक टुकड़ा ले लिया वुड का, मिट्टी ले ली, आप बॉल को, उसी बॉल को अलग अलग सरफेस पर चलाओगे तो अलग अलग डिस्टेंस पर जाके रुकेगी। कोई पहले जल्दी रुक जाएगी, कोई थोड़ा और आगे, कोई थोड़ा और आगे, कोई बिल्कुल ही चलते ही रुक जाएगी। तो वो क्यों होता है? दिस मीन्स फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन डिपेंड करता है किसके नेचर पर, कि सरफेस कैसा है, सरफेस के नेचर पर, कि वो स्मूथ है, रफ है, उसमें कितना रफनेस है, कितना स्मूथनेस है, इस चीज पर डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन लगता है। ये चीज समझ में आ गई होगी। रफ सरफेस होगा तो वो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ज्यादा जल्दी रुक जाएगा जो ऑब्जेक्ट है, स्टॉप सूनर, स्टॉप। अगर स्मूथ सरफेस होगा तो कम फ्रिक्शन लगेगा, ऑब्जेक्ट मूव्स फर्दर, ऑब्जेक्ट कम सरफेस कम फ्रिक्शन लगेगा तो ऑब्जेक्ट आगे जाके रुकेगा। अब एक स्टेप फर्दर और चलते हैं। फ्रिक्शन इज नॉट ओनली ऑन सॉलिड सरफेस, फ्रिक्शन सिर्फ सॉलिड सरफेस पर नहीं लगता है, वाटर में भी लगता है, एयर में भी, गैसेस में भी। ऑल्सो क्रिएट फ्रिक्शनल फोर्सेज ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट में भी लगती है। दिस इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस और ड्रग, इसको एयर रेजिस्टेंस और ड्रग बोलते हैं। आपने एक एग्जांपल के साथ इसको भी देखते हैं। आपने कभी पानी पर दौड़ने का भागने का ट्राई किया है? पानी है बीच एरिया में या फिर कहीं पानी भरा हुआ है, उस पर आपने दौड़ने का ट्राई किया है, भागने का, तो क्या होता है कि आप स्लो मोशन में काम करते हैं, मतलब आप ऐसे काम कर लेते हैं जैसे मूवी में स्लो मोशन मूवी चल रही है और आप धीरे धीरे दौड़ रहे हो, लेकिन आप बहुत स्पीड से दौड़ रहे हैं, आप अपनी पूरी फोर्स जैसे नॉर्मल सड़क पर दौड़ते हैं वैसे आप दौड़ने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन पानी में
पानी में दौड़ने की वजह से आपकी स्पीड क्या हो जाती है, अपने आप से ही स्लो मोशन हो जाती है। तो जो फ्रिक्शन है इसका मतलब पानी में भी काम कर रहा है, हवा में भी काम कर रहा है, गैसेस में भी काम करता है, हर जगह काम करता है। दैट्स व्हाई एरोप्लेन, शिप एंड ट्रेन हैव स्ट्रीमलाइन शेप। इसीलिए एरोप्लेन की भी एक शेप होती है, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने स्क्वायर एरोप्लेन बना दिया बॉक्स जैसा, उसमें भी तो लोग बैठ सकते हैं, लेकिन इनकी कुछ सबकी शेप होती है, शिप्स की शेप होती है, ट्रेन की शेप होती है, एक पर्टिकुलर इनकी अपनी शेप होती है। टू मूव स्मूथली एंड रिड्यूस फ्रिक्शन, जिससे ये स्मूथली मूव कर सके और कम फ्रिक्शन लगे। कम फ्रिक्शन लगेगा तभी तो तेजी से दौड़ेंगे, तो इसी वजह से इन सब की भी अपनी अपनी शेप होती है। आगे चलते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फ्रिक्शन फोर्सेस देख लेते हैं। अभी कॉन्टेक्ट फोर्सेस देखा जिसमें हम फिजिकली टच में आए, कांटेक्ट में आए, तभी वो कांटेक्ट फोर्सेस थी। कौन सी थी? मस्कुलर फोर्स। अब नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं? जैसे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट तो सबने काम करी होगी, मैग्नेट के साथ तो सबने खेला होगा। दो मैग्नेट को आपस में चिपकाना, एक साइड से वो चिपक जाती है, दूसरी साइड से वो नहीं चिपकती, वो दूर भागती हैं। तो ये भी एक फोर्स होती है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है। फोर्स दैट वर्क विदाउट टचिंग, फोर्स जो बिना टच किए काम करे। आप उसमें नहीं भी टच करेंगे, दूर दूर रख देंगे और अपने हाथ पीछे कर देंगे, अपने आप से वो आपस से आके चिपक जाती हैं। तो ये फोर्स होती है कौन सी? मैग्नेटिक फोर्स। सम फोर्सेस एक्ट इवन विदाउट कॉन्टेक्ट, कुछ फोर्स बिना कॉन्टेक्ट में आकर भी काम करती हैं, कॉल्ड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। जब वो कॉन्टेक्ट में नहीं आती तो उनको नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स इज वन सच एग्जांपल, मैग्नेटिक फोर्स इनका एक एग्जांपल है। अ मैग्नेट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, एक मैग्नेट अट्रैक्ट कर जाती है मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे आयरन हुआ, निकल्स हुआ, इनको अपने तरफ खींच लेती है। एंड रिपेल और अट्रैक्ट अनदर मैग्नेट, और रिपेल भी कर देती है। जब क्या होता है कि जो लाइक पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं, जैसे अगर नॉर्थ नॉर्थ को मिलाएंगे तो वो आपस में दूर भागेंगे, पास पास नहीं आएंगे। साउथ साउथ को मिलाएंगे तो भी नहीं आएंगे। अनलाइक जो पोल है वो अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ साउथ को मिलाएंगे तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो ये रिपेल और अट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी एक फोर्स होती है, लेकिन कैसी? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होती है। मैग्नेट अप्लाई फोर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, मैग्नेट एक डिस्टेंस से ही फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देती है, दूर से ही चीज को खींच लेती है, बिल्कुल पास जाने की जरूरत नहीं होती। विदाउट टच, बिना टच के, टच नहीं करती वो, फिर भी उसने खींच लिया, तो ये विदाउट कॉन्टेक्ट है। एक्टिविटी करिए, टू टेक टू रिंग मैग्नेट ऑन अ स्टिक, एक स्टिक पर टू रिंग मैग्नेट लेनी है आपको। व्हेन लाइक पोल फेस, जब एक लाइक पोल होंगे, एक से फेस होंगे, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, एक ऊपर ही तैरती रहेगी, मतलब वो उसके पास जाएगी ही नहीं, वो ऊपर ही नाचती रहेगी। वन फ्लोट अबव अनदर, एक दूसरी के ऊपर डांस ही करती रहेगी, वो उसके पास जाएगी ही नहीं। दैट्स मैग्नेटिक रिपल्सन, ये मैग्नेट का रिपल्सन है, क्योंकि सेम अगर पोल होंगे, लाइक पोल होंगे, तो वो रिपेल करेगी। व्हेन रिवर्स द पोल, अब पोल को रिवर्स कर दीजिए, ऊपर वाली जो मैग्नेट है उसको उल्टा करके डाल दीजिए, क्या होगा? देन दे अट्रैक्ट इंस्टेड, और फिर वो आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी। अ स्टेप फर्दर, सिंस मैग्नेट कैन एक्सर्ट फोर्सेस विदाउट कॉन्टेक्ट, मैग्नेटिक फोर्सेस आर नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। सिंस मैग्नेट कैन एग्जिट विदाउट फोर्स विदाउट कॉन्टेक्ट, ये बिना फोर्स कॉन्टेक्ट में आकर काम करती है, इसलिए नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहलाती है। मैग्नेट भी बच्चों बेस्ट फ्रेंड के जैसे होते हैं, कभी तो वो एक दूसरे को हक करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब और लड़ाई हो जाती है तो क्या होते हैं कि तुम मेरे पास मत आना, बिल्कुल मैं तुझसे नहीं बात करूंगा, तो वो एक दूसरे के पास भी नहीं आती, तो वो रिपेल करने लगती है। तो मैग्नेट भी दो फ्रेंड के जैसे होती है। जब अनलाइक पोल होते हैं तो वो अट्रैक्ट कर जाती हैं, जब लाइक पोल हो जाते हैं, एक ही चीज पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए किसी दो दोस्तों का, तो वो लड़ाई हो जाती है उनकी, तो क्या होते हैं, वो आपस में बात ही नहीं कर रहे होते, एक दूसरे के पास ही नहीं आ रहे होते हैं, जबकि वो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, तो वहां पर वो रिपेल करने लग जाते हैं। तो ये भी एक फ्रेंड के जैसी ही होती हैं। देखते हैं आगे, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? अब नया नाम आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सब चीजें आप अपने डेली लाइफ में करते हो, बस आपको रिमाइंड करा रही हूं मैं कि क्या क्या चीज करते हो। स्केल सबने अपने हेयर पर रब किया होगा, या फिर किसी पॉलिथीन पर रब करके पेपर्स को डांस कराया होगा, ये भी एक फोर्स है। वो कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सब आपने जरूर किया होगा, मुझे जरूर पता है, क्योंकि हम भी सब आपकी ही एज के थे, तो हम ये सारी चीजें फॉलो करते थे। तो अगर नहीं किया है तो ये चीज जरूर करके देखिएगा, रब करके देखिएगा स्केल को, और पेपर के छोटे छोटे टुकड़े या उसको पॉलिथीन पर रब करिएगा, और उसको अगर उसके ऊपर ले जाएंगे तो वो आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स लगाएगा जो अपनी तरफ खींचेगा उस पेपर को, वो पेपर के जो पीसेज होंगे स्केल पर आकर चिपक जाते हैं। व्हेन रबिंग क्रिएट्स मैजिक,
मैजिक, जब रब करते हैं तो एक मैजिक क्रिएट हो जाता है। अब नॉर्मल स्केल को आप अगर पेपर के ऊपर ले जाओगे तो वो नहीं उसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन आप किसी रब करके जब ले जाओगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो ये एक मैजिक क्रिएट हो जाता है। देखते हैं क्या मैजिक। When two objects are rubbing together, जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया जाता है, they get electric charge on their surface, वो इलेक्ट्रिक चार्ज, उनके सरफेस पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। These charge are called static charge, इसी चार्ज को हम स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। They don't move, ये मूव नहीं करते, मतलब स्टैटिक चार्ज आ जाता है। The charged object can attract small object like pieces of paper without touching them, ये जो चार्ज आ जाता है, जैसे स्केल पर जो चार्ज आ गया, वो क्या करता है, वो स्मॉल ऑब्जेक्ट को, जैसे पीस है, पेपर के पीस है, उसको अट्रैक्ट कर जाता है बिना टच के, मतलब मैग्नेट के जैसा काम करने लगता है। तो कौन सा चार्ज हुआ बच्चों, ये इस चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा तभी उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया। एक्टिविटी, यही एक्टिविटी करनी है। रब प्लास्टिक स्केल, एक प्लास्टिक स्केल को आपको रब करना है या स्ट्रॉ को रब करना है पॉलिथीन से, आप हेयर से कर लीजिए, पॉलिथीन से कर लीजिए। ब्रिंग इट नियर स्मॉल पेपर बिट्स, उसको एक स्मॉल पेपर बिट्स के पास, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर आइए। दे गेट अट्रैक्ट एंड स्टिक टू इट, वो अट्रैक्ट करेंगे और वो चिपक जाएंगे स्केल पर आकर पेपर। व्हाई, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज रबिंग क्रिएट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऑन द स्केल, जो कि क्या हुआ, जब रब किया तो उससे एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, क्रिएट हो गई स्केल पर, जिससे उसने खींच लिया। अब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, मैंने इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया है इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, तो वहां पर पढ़ा होगा कि क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, तो वो मैग्नेट के जैसा काम करने लगता है। यहाँ पर भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो गई, तो उसने उस पेपर को अट्रैक्ट कर लिया। एक्टिविटी, एक और एक्टिविटी है, रब टू बैलून्स विद अ वूलन क्लोथ एंड हैंग देम। दो बैलून्स को, यहाँ पर डायग्राम है नेक्स्ट पेज पर, ये वाला बैलून है, दोनों बैलून को वूलन कपड़े पर, कोई भी वूलन क्लोथ है उस पर रब करिए और टांग दीजिए। द बैलून रिपेल ईच अदर मूव अपार्ट, दोनों बैलून टंगे होंगे, एक दूसरे से रिपेल करने लगेंगे, दूर भागने लगेंगे। ब्रिंग द बैलून क्लोज नियर द बैलून, अब एक वुलन क्लोथ को बैलून के पास लाइए। दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो जो बैलून है वो अट्रैक्ट करने लगेगा वुलन क्लोथ को, वुलन क्लोथ के पास जाने लगेगा। तो इससे क्या हुआ कि वो आपस में अट्रैक्ट करने लगे। तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रोसिटी स्टैटिक चार्ज, तो उससे क्या किया, उसने उसको अट्रैक्ट कर दिया। यहां पर एक्टिविटी है हाउ चार्जेस बिहेव, चार्ज कैसे बिहेव करता है, और एक स्टेप फर्दर भी देखेंगे। पहले देख लेते हैं चार्ज कैसे बिहेव करता है। व्हेन चार्जेस प्ले पुश और पुल, अब एक बार तो दोनों बैलून आपस में आप दूर दूर चले गए, और एक बार जब हमने वूलन क्लोथ लिया तो वो उसके पास आ गया। ऐसा क्यों हुआ, पुश और पुल क्यों हुआ, देखते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जैसे हमने देखा कि लाइक चार्ज लाइक मैग्नेट होती हैं तो वो रिपेल करती हैं, ऐसे लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं। सेम काइंड के जो चार्ज होंगे वो आपस में रिपेल कर रहे होते हैं। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो अपोजिट तरीके के चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। टू रब्ड बैलून रिपेल करेंगे, दोनों रब्ड बैलून है तो कैसे चार्ज हो गए बच्चों, लाइक चार्ज हो गए, दोनों रब्ड हैं। अब एक रब्ड एक अनरब्ड होता तब तो अलग बात होती, लेकिन दोनों रब्ड हैं तो लाइक चार्ज हो गए, और लाइक चार्ज हो गए तो वो एक दूसरे से भागने लग गए, दूर दूर जाने लग गए। बैलून एंड वूलन क्लोथ क्या है, अब बैलून पर एक चार्ज है, वूलन क्लोथ पर अपोजिट चार्ज है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो ये दूसरे आपस में अट्रैक्ट करते हैं, बैलून और वूलन क्लोथ, ये एक दूसरे से पास पास आते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आर टू काइंड ऑफ चार्ज, दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब एक से अगर पॉजिटिव पॉजिटिव मिल जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव, तो वो रिपेल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी, एक फोर्स जो लगती है एक चार्ज बॉडी पर या फिर दूसरी चार्ज या अनचार्ज बॉडी पर। एक चार्ज है, अब दूसरी अनचार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, वो अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। और दोनों ही चार्ज है तो दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे या पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो रिपेल करने लग जाएंगे। तो ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टेप फर्दर, व्हेन चार्ज स्टार्ट मूविंग, जब चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देता है, दे क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट, उसमें इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। ये आपने अगर फोर्थ चैप्टर, आई थिंक फोर्थ या थर्ड चैप्टर था जो मैंने मैग्नेटिक वाला पढ़ाया था और इलेक्ट्रिक चार्ज वाला पढ़ाया था, वो सब चीज है कि इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हो जाता है, या फिर
जो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, ये सारी चीजें पढ़ाई थी। दिस करंट कैन लाइट अ बल्ब, इस करंट से बल्ब भी जल जाता है, हीट प्रोड्यूस होती है, ये सब पढ़ाया था मैंने। बल्ब का जलना, जो हीटिंग जो होती है, प्रेस गर्म क्यों होती है, हीटर गर्म क्यों होता है, हीट प्रोड्यूस हीट एंड क्रिएट अ मैग्नेटिक इफेक्ट, और एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर देती है, जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देखिए, जिससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं आगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, अब एक फोर्स आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। सारी फोर्स को आप रिमाइंड करते जाएंगे, कौन कौन सी फोर्स मैंने आपको पढ़ा दी और कौन कौन सी मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स, द अर्थ मैजिकल पुल। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जो फोर्स होती है वो अर्थ से लगती है, तो ये अर्थ जो हर चीज को, आप ऊपर कुछ भी बॉल फेंकोगे वो नीचे जाती है। अब हम जमीन पर चल पा रहे हैं, हम हवा में नहीं उड़ रहे, बहुत सारी चीज, कुछ भी चीज हम ऊपर फेंकेंगे तो वो हमेशा नीचे जमीन पर आएगी। तो ये फोर्स होती है अर्थ की मैजिक पुल। अर्थ अपनी तरफ खींचती है हर चीज को, उसको ही हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाई डज एवरीथिंग फॉल डाउन, हर चीज क्यों गिर जाती है, हमने ऊपर फेंकी, गिरी क्यों, वो हवा में क्यों नहीं तैरी, वो किस वजह से, क्योंकि अर्थ हमारी क्या लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, इसलिए हर चीज नीचे अर्थ की तरफ जा रही है। Whenever we throw a ball, अब जब भी हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, it always come back down, वो हमेशा वापस नीचे आती है। ऐसे नहीं है कि हवा में तैर गई और वापस नीचे नहीं आई, वो हमेशा नीचे आती है। This happens because Earth pull every time towards itself, ऐसा इसलिए होता है कि अर्थ हमेशा अपनी तरफ खींच रही होती है, उसकी जो फोर्स है ना, वो हमेशा काम कर रही होती है, नेवर स्टॉपिंग, हर चीज को हमेशा वो अपनी तरफ ही खींचेगी। तो ये होता है क्योंकि अर्थ हमेशा हर चीज को अपनी तरफ खींच रही होती है। दिस पुलिंग फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो खींचने की ताकत होती है ना अर्थ की, जो अर्थ अपनी तरफ चीजों को खींचती है, अपनी तरफ बुलाती है, उसी को ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं या ग्रेविटी बोलते हैं। बहुत बार सुना होगा आपने, एक्सपेरिमेंट तो सबने किया है, बॉल, हर चीज, किसी ने, आपकी जो पेंसिल है या लंच बॉक्स है, बेंच से नीचे गिर जाता है, क्यों गिरा, बेंच पर ही क्यों नहीं रुका, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही होती है। अर्थ को भी भूख लग रही होती है, तो वो इसलिए अपने स्नैक खाने के लिए लंच बॉक्स को अपनी तरफ खींच लेती है। ग्रेविटी इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ग्रेविटी एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, कॉन्टेक्ट में दो चीजें नहीं होती। लंच बॉक्स अर्थ के कॉन्टेक्ट में नहीं था, लेकिन फिर भी उसने नीचे उसको खींच लिया। बॉल अर्थ के कॉन्टेक्ट में नहीं थी, लेकिन बॉल को फिर भी अर्थ ने खींच लिया, तो एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। नाम से ही समझ में आ जाता है कॉन्टेक्ट, अगर दो चीज कॉन्टेक्ट में आती है तो वो कॉन्टेक्ट फोर्सेस कहलाती है, कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगी तो वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस कहलाएंगी। इट वर्क विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट, ये वर्क करती है बिना टच के, क्योंकि टच नहीं होता तब भी ये काम कर रही होती है। ग्रेविटी ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि अपने आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि बॉल के पास अर्थ पहुंच गई, ग्रेविटेशनल फोर्स बॉल के पास पहुंच गई, हमेशा अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करेगी। इट ओनली पुल्स, ये कभी भी, ये हमेशा पुल करती है, हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, पुश नहीं करती। नेवर पुश, किसी भी चीज को जमीन पर पड़ी है अपने आप से नहीं फेंक देगी, पुश नहीं करेगी, पुल करेगी, हर चीज को अपनी तरफ खींचेगी। जमीन पर बॉल पड़ी है, आप उसको नहीं हिलाओगे, वो वहीं पड़ी रहेगी। जब ऐसा नहीं है कि अर्थ उसको फेंक रही है, आप जब तक उसको नहीं उठाओगे, नहीं उसको मूव कराओगे, वो मूव नहीं करेगी जब तक उस पर कोई दूसरा फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन वो अपनी तरफ हमेशा खींचती जरूर रहती है, पुल करती रहती है। इट मेक्स ऑल थिंग्स फॉल डाउन, यही इसी वजह से सारी चीजें नीचे गिरती हैं। फ्रॉम एप्पल्स टू एस्ट्रोनॉट्स व्हेन नियर अर्थ, एप्पल से लेके एस्ट्रोनॉट तक भी जब वो अपने अर्थ की तरफ आ जाते हैं तब वो खींचने लगती है। When an object is thrown upward, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाता है, इट स्लो डाउन, पहले वो ऊपर तेजी से फेंका, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है, फिर एक मूवमेंट पर जाकर वो रुक जाता है, देन कम बैक डाउन, फिर उसके बाद नीचे आता है। तो पहले स्पीड कम होती है, फिर एक मूवमेंट पर जाकर रुकता है, फिर वो नीचे आता है। ऑन द वे डाउन, जब वो नीचे आ रहा होता है, इट स्पीड अप अगेन, उसकी स्पीड फिर से बढ़ जाती है। जब वो नीचे आ रहा होता है तो अर्थ उसको और तेजी से खींचती है, उसकी स्पीड और बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी पुल, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे से पुल कर रही होती है, खींच रही होती है, तभी तो वो नीचे तेजी से खींचता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाए हैं। ये इरेजर है, ये फेंकी, ये भी नीचे गिरी, ये एप्पल है, ये भी नीचे गिरा, ये लड़की ऊपर से जंप करी, अब ऐसा नहीं है कि हवा में तैर गई, पत्थर से जंप करी, वो भी नीचे गिर गई। फुटबॉल है, ये भी नीचे गिरेगी, ये क्या कर रहा है, जंप कर रहा है स्विमिंग के लिए, ये भी पानी में आकर नीचे गिर जाएगा। तो ये सब है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से।
चलते हैं आगे, वेट एंड इट्स मेजरमेंट। वेट और इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, मतलब कोई चीज हल्की है या भारी है तो वो सेम टाइम पर नीचे गिरेगी या कुछ उससे फर्क पड़ेगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप एक फेदर है, एक पंख है और एक बॉल है या फिर एक पत्थर है, दोनों चीज को सेम हाइट से नीचे गिराओगे, ऊपर छत से नीचे गिराओगे तो भारी चीज जल्दी गिर जाती है, पत्थर जल्दी नीचे गिर जाएगा। पंख आराम से तैरता झूमता गिरता, क्योंकि वो हल्का होता है, वो आराम से नीचे जाके गिरेगा, गिरेगा नीचे ही। ऐसा नहीं है कि तैरता ही रहेगा, वो एक टाइम पे गिरेगा नीचे ही, लेकिन थोड़ा टाइम लेकर। देखते हैं, द अर्थ पुल एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। दिस पुलिंग फोर्स इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो पुलिंग फोर्स होती है यही होती है ऑब्जेक्ट का वेट। जितना वेट का ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही उसी तरीके से अर्थ क्या करती है, अब उस पर पुल करती है। द फोर्स विच विद विच अर्थ पुल एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वेट। जो फोर्स, जितनी फोर्स वो अर्थ लगाती है ऑब्जेक्ट पर, पुल करती है, उसी को हम उसका वेट कहते हैं। तो वेट क्या होता है, अब आगे से वेट समझ में आ गया। जो द फोर्स विद विच अर्थ पुल एन ऑब्जेक्ट, जिस फोर्स से अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है वो उसका वेट कहलाता है। वेट टेल हाउ स्ट्रांगली द अर्थ पुल द ऑब्जेक्ट। वेट ही हमें बताता है कि कितनी स्ट्रांगली अर्थ उस चीज को अपनी तरफ पुल करेगी। मतलब भारी चीज होगी तो वो जल्दी पुल कर लेगी और हल्की होगी तो देर से। सेंस ऑफ इट्स अ फोर्स, इट्स एसआई यूनिट न्यूटन। क्योंकि ये फोर्स है, इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी बच्चों, न्यूटन होगी। डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर पुल्ड विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स। हर ऑब्जेक्ट को अर्थ अलग अलग अमाउंट ऑफ फोर्स से पुल करती है, जैसे क्योंकि उनका वेट डिफर होता है, हल्की या भारी होती है। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था फेदर का और स्टोन का, तो वो अलग अलग पुल, ऐसा नहीं है कि दोनों चीज एक साथ ही जाके गिर गई क्योंकि अर्थ ने एक सा पुल किया। वो डिपेंड करता है किस पर, क्योंकि उनका वेट डिफर होता है। हैवियर ऑब्जेक्ट जो होगा वो मोर स्ट्रेस, स्प्रिंग, ये स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल अभी आगे दिखाऊंगी मैं। ज्यादा वो स्प्रिंग को स्ट्रेच करेगा, मतलब एक स्प्रिंग है उस पर एक भारी ऑब्जेक्ट टांगोगे तो वो स्प्रिंग ज्यादा खींच लेगा, लेकिन अगर एक हल्का ऑब्जेक्ट डालोगे तो वो कम खींचेगा। मोर वेट होगा तो ज्यादा खींचेगा, हैवी ऑब्जेक्ट होगा। द स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर वेट। स्प्रिंग बैलेंस का यूज किया जाता है मेजर को वेट करने के लिए, फोर्स को वेट करने के लिए। इट हैज अ स्प्रिंग प्लस हुक। इसमें एक स्प्रिंग होता है या हुक होता है, जैसे कि अभी आपको यहाँ पर ऐसे हुक होता है और स्प्रिंग होती है। इस टाइप से इस एक्टिविटी को किया जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि चीज का वेट मेजर किया जाता है, वेट या फोर्स को। द स्ट्रेच ऑफ द स्प्रिंग शो द वेट ऑफ इन न्यूटन। जो स्ट्रेच होती है स्प्रिंग की वो हमें वेट बताती है किसमें, न्यूटन में। इट ऑल्सो शो द मास इन ग्राम ऑन अर्थ। ये हमें मास भी बताती है किसी भी चीज का अर्थ पर। अब मास और वेट दो चीजें सिमिलर लगती हैं, ये बहुत ही अलग होती हैं। मास और वेट दोनों अलग अलग चीजें, आइए इसको भी आगे जानेंगे। पहले थोड़ी सी एक्टिविटी देख लेते हैं। मेजरिंग वेट यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। यहाँ मैंने ये स्प्रिंग बैलेंस है, इसमें क्या लग रहा होता है, एक स्केल लग रहा होता है, इससे मेजर करते हैं। जस्ट लाइक वी यूज अ थर्मामीटर, जैसे हम थर्मामीटर का यूज करते हैं टू मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ऐसे ही हम स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं वेट को या फोर्स को मेजर करने के लिए। तो वो यहाँ पर ये दिखाया गया है मेजरमेंट के लिए, और ये स्प्रिंग दिखाई गई है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस शो हाउ स्ट्रांगली ग्रेविटी पुल एन ऑब्जेक्ट। जो स्प्रिंग बैलेंस है वो हमें दिखाता है कि कितनी स्ट्रांगली अर्थ किसी चीज को पुल करेगा। भारी चीज अगर स्प्रिंग पर टांगोगे, आपने करा भी होगा, स्प्रिंग होगी, अगर भारी चीज टंगी होगी तो वो ज्यादा उसको स्ट्रेच करेगा। तो उसको मेजर कैसे करते हैं वो चीज हम यहाँ सीखेंगे। द मैक्सिमम वेट इट कैन मेजर, मैक्सिमम वेट ये मेजर कर सकती है 10 न्यूटन का। इसकी रेंज की होती है 0 से 10 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन तक का ही वेट मेजर कर सकती है। टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू लीस्ट काउंट इट कैन मेजर। स्मॉलेस्ट वैल्यू काउंट करने के लिए अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन अ बिग मार्क, बिग मार्क के बीच में कितना डिफरेंस है, 0 फिर 1 फिर 2, 1 का डिफरेंस है 1 न्यूटन का। और जो स्मॉल डिवीजन है वो 5 हो रहे हैं। एक 0 से लेके 1 के बीच में 5 छोटे छोटे डिवीजन है, तो एक छोटा डिवीजन कैसे निकालेंगे अब जैसे ये पूरा 0 है, यहाँ 1 है,
इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 छोटे छोटे डिवीजन हो रहे हैं, तो हम एक इसका डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1 को 5 से, तो 0.2 आ जाएगा, 0.2 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक 1 न्यूटन है और छोटे छोटे 5 डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 0.2, ये 0.2, ये 0.2, सारे 0.22 न्यूटन के आ जाएंगे। तो स्मॉलेस्ट मेजरेबल वेट कितना हो जाएगा बच्चों, 0.2 न्यूटन। यहां से आपको स्केल से ये समझ में आ गया होगा। एक्टिविटी टाइम क्या करना है, टेक अ स्प्रिंग बैलेंस लेना है, पेंसिल बॉक्स, उस पे आपको पेंसिल बॉक्स हैंग करना है, एक बार टिफिन बॉक्स और एक बार छोटा सा स्टोन हैंग करना है। वॉच हाउ मच स्प्रिंग स्ट्रेच एंड नोट द रीडिंग। देखिए कि ये है कितनी जो स्प्रिंग है कितनी स्ट्रेच हुई, और उसके बाद आपको रीडिंग को नोट करना है। आपकी लैब में ये सारी चीजें होंगी मेजरमेंट की, तो वहां पर आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं टीचर्स के साथ। एक्टिविटी एक और है, लेट्स मेजर वेट, वेट को मेजर करते हैं। एक्टिविटी स्टेप्स देख लेते हैं। टेक अ स्प्रिंग बैलेंस एंड अ फ्यू लाइट ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस लीजिए और कुछ लाइट ऑब्जेक्ट, जैसे पेंसिल बॉक्स ले लिया, बॉटल ले ली आधी भरी हुई, और भी कई सारी चीज ले सकते हैं। मेक श्योर द ऑब्जेक्ट आर नॉट हैवियर देन द मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा वो हैवी नहीं होना चाहिए, वरना स्प्रिंग क्या कह देगी कि नहीं बेटा ये हमारे बस की बात नहीं है, स्प्रिंग ही टूट जाएगी। तो क्या करना है, मैक्सिमम लिमिट से कम हैवियर वेट लेना है, अदरवाइज स्प्रिंग बैलेंस दुखी हो जाएगा। हैंग ईच ऑब्जेक्ट 1 by 1 ऑन द हुक। हर ऑब्जेक्ट को एक एक करके हुक पर टांगिए। रीड द स्केल केयरफुली एंड नोट डाउन द रीडिंग इन द टेबल बिलो। रीडिंग को नोट करिए और यहाँ पर लिखनी है कि पेंसिल बॉक्स का वेट कितना आया न्यूटन में, हाफ फिल्ड बॉटल का कितना आया, और या फिर जो भी आप चीजें लेते हैं, या आप लैब में कर सकते हैं मैम के साथ। ऑब्जर्वेशन क्या होगी, द स्प्रिंग स्ट्रेच मोर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हैवियर। जो स्प्रिंग है वो ज्यादा स्ट्रेच करेगी जब ऑब्जेक्ट भारी होगा, जो ऑब्जेक्ट भारी होगा उसमें ज्यादा स्ट्रेच करेगी। दिस शो मोर ग्रेविटेशनल पुल। ये बताता है कि उसमें ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, उस चीज को अर्थ ज्यादा तेजी से पुल करेगी। कंक्लूजन क्या निकला, वेट क्या हमें बताता है, फोर्स विद विच अर्थ पुल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। वेट क्या होता है, जिस फोर्स से अर्थ उस ऑब्जेक्ट को पुल करती है, जिस फोर्स से, वही क्या होता है, उसका वेट होता है। मेजर करते हैं न्यूटन में, स्प्रिंग बैलेंस से उसको मेजर करते हैं। जेंटल रहना है, ओवरलोड उसको नहीं करना है, वरना वो स्प्रिंग ही टूट जाएगी। चलते हैं आगे। अब वेट और मास, ये जो मैंने बताया था, दोनों बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, एक सा लगता है, लेकिन ये अलग अलग होता है। कैसे, व्हाट द डिफरेंस, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। वेट क्या होता है बच्चों, वेट होता है, अभी बताया, अर्थ पुल और अ फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट। जिस फोर्स से अर्थ पुल करती है किसी ऑब्जेक्ट को, जिस फोर्स से अर्थ अपनी तरफ उस ऑब्जेक्ट को खींचती है, उसको कहते हैं वेट। इसको न्यूटन में मेजर करते हैं। ये चेंज होता है प्लेस टू प्लेस, मतलब जैसे मून है, वीनस है, बहुत सा जुपिटर है, सारे प्लेनेट पर वेट अलग अलग होता है, डिफरेंट ऑन अदर प्लेनेट, क्योंकि हर जो प्लेनेट है उसकी जो सरफेस है, उसका जो बेस है, उसकी खींचने की क्षमता, ताकत अलग अलग होती है। तो इसलिए जो वेट है अर्थ पर अलग होगा, क्योंकि अर्थ अलग पावर से खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होता है, बाकी सबका अलग होता है, तो ये वेट सब में अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि कोई 1 kg की चीज यहाँ पर है तो मून पर भी वो 1 किलोग्राम की ही लगेगी, वेट उसका अलग हो जाएगा। लेकिन मास क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि उस ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है। अब 1 किलो एप्पल ले लिया, अब वो अर्थ पर भी 1 किलो एप्पल में उतना ही मैटर होगा, मून पर भी उतना ही होगा, तो वो मैटर जो है वो होता है मास। लेकिन वो 1 किलो जो यहाँ पर अर्थ पर लगता है, वो मून पर उसका वेट 1 kg नहीं होगा। मेजर करते हैं मास को ग्राम में या किलोग्राम में, जो किलोग्राम में, ग्राम में, और हमेशा जो वेट को मेजर करते हैं वो न्यूटन में करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेजर कर रहे हैं ग्राम और किलोग्राम में। जो ग्राम किलोग्राम हम बोलते हैं वो हम मास की बात कर रहे होते हैं। जब 1 kg क्या लाओगे एप्पल, तो वो उसका मास होता है। अब वो मास यहाँ पर भी 1 kg ही होगा, मून पर भी, लेकिन उसका वेट यहाँ पे तो 1 kg अलग होगा, लेकिन मून पर, जुपिटर पर, वीनस पर अलग अलग होगा। रिमेन सेम एवरीवेयर, ये हर जगह सेम ही रहता है मास, किसी भी प्लैनेट पर पहुंच जाओ। एग्जाम्पल, सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट प्लैनेट, अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट है, एक ही सेम ऑब्जेक्ट है, जैसे मास ले लिया हमने 1 किलोग्राम, एप्पल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अर्थ पर बेटा उसका वेट होगा 10 न्यूटन, कितना, 10 न्यूटन। मून पर जो उसका वेट होगा 1.6 न्यूटन होगा। मार्स पर उसका होगा 3.8। वही 1 किलोग्राम एप्पल का जो वेट है वो हर प्लेनेट पर अलग अलग होता जा रहा है। वीनस पर उसका होगा 1 kg मास होगा, लेकिन जो न्यूटन में वेट होगा 9 न्यूटन होगा।
जुपिटर पर 25.4 हो जाएगा। अब देखिए वेट सब जगह अलग अलग हो गया। एक जो केजी मास का जो एप्पल था वो 10 न्यूटन का हो गया। कहां पर जाकर? मून पर कहां पर जाकर? पहले अर्थ पर दिखाया, फिर मून पर दिखाया, फिर मार्स पर, फिर वीनस पर, फिर जुपिटर पर। तो सब पर अलग अलग हो गया। तो ये अब डिफरेंस पता चल गया कि जो मास होता है वो अमाउंट ऑफ मैटर होता है किसी ऑब्जेक्ट का, और जो वेट क्या होता है, जिस फोर्स से अर्थ पुल करती है अपनी तरफ किसी भी चीज को, वो वेट होता है। चलते हैं आगे, देख लेते हैं फ्लोटिंग और सिंकिंग। क्या चीज तैरती है, क्या चीज डूब जाती है। ये भी बहुत एक्सपेरिमेंट करे होंगे आपने। नहाते टाइम अपनी बाल्टी में बहुत सारी चीजों को डुबाया होगा, बहुत सारी चीजें नीचे चली जाती हैं, बहुत सारी चीजें तैरती रहती हैं। वो ऐसा क्यों होता है? वाई डू सम ऑब्जेक्ट फ्लोट? क्यों कुछ चीजें तैरती हैं? थिंक अबाउट इट, सोचते हैं इसके बारे में। When we dip a mug in water, जब हम पानी बकेट में मग को वाटर में डालते हैं, इट फील लाइटर इनसाइड द वाटर, ये हल्का लगता है पानी के अंदर। बट वाई, क्यों लगता है? बिकॉज वाटर पुशेस अपवर्ड ऑन इट, क्योंकि पानी उसको अपवर्ड भेजता है, ऊपर भेजता है, इसलिए वो हल्का लगता है। दिस अपवर्ड पुश इज कॉल्ड अप थ्रस्ट और बायंट फोर्स। ये जो अपवर्ड पुश लगता है इसको अप थ्रस्ट और बायंट फोर्स बोलते हैं। एक्टिविटी कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि हम एक्टिविटी करके ही ज्यादा समझ पाते हैं। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, एक खाली प्लास्टिक की बॉटल ले लीजिए जिसका जो मुंह है वो बंद हो, कैप बंद हो, जैसे यहाँ बकेट में दिखाया गया है। पुश इट इन अ बकेट और ऑफ वाटर, एक पानी भरी हुई बाल्टी में उसको पुश करिए, नीचे डालिए, वो बार बार क्या आएगी? ऊपर तैर के आएगी। फील द अपवर्ड पुश, आपको लगेगा कि नीचे से कोई उसको पुश कर रहा है ऊपर की तरफ एक पुश फील होगा। नाउ रिलीज्ड इट, उसको छोड़ दीजिए। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? द बॉटल बाउंस्ड अप ऑन द सरफेस, बॉटल फिर से कहां पर आ गई? सरफेस पर आकर बैठ गई। एक्सप्लेनेशन, व्हाट अप्लाइड एन अपवर्ड फोर्स, कौन ऐसा पर्सन है जो अपवर्ड की तरफ फोर्स लगा रहा है? इसी को हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। अर्थ ग्रेविटी पुल्स इट डाउनवर्ड, अर्थ की ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड पुल करती है। इफ ग्रेविटी ज्यादा होगी बॉयंट फोर्स से, ऑब्जेक्ट तैरेगा। अगर ग्रेविटी ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट क्या करेगा? वो डूब जाएगा। ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा है उस बायंट फोर्स से या फिर अपथर्स्ट फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट नीचे डूब जाएगा। लेकिन अगर दोनों फोर्स इक्वल हैं तो ऑब्जेक्ट क्या करने लगेगा? तैरने लगता है। यही इसी वजह से कुछ चीजें फ्लोट करती हैं और कुछ चीजें सिंक कर जाती हैं, डूब जाती हैं। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल और फन फैक्ट देख लेते हैं कुछ। आर्किमिडीज डिस्कवरी, क्या डिस्कवर किया था? ग्रीक साइंटिस्ट नेम आर्किमिडीज फाउंड दैट, क्या फाउंड किया इन्होंने? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुल्ली और पार्शियली डिप्ड इन अ लिक्विड, जब कोई ऑब्जेक्ट पूरा या पार्शियली, मतलब कुछ पार्ट उसका डिप होता है लिक्विड में, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। ये एक्सपीरियंस करता है एक अपवर्ड फोर्स, कितना? जितना उसमें लिक्विड, जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस करता है अपनी प्लेस से, जितना वो लिक्विड हटा पाता है उतना एक्सपीरियंस करता है कि तो क्या? अपवर्ड फोर्स। सिंपल वर्ड में हम देख लेते हैं, इफ द लिक्विड डिस्प्लेस वेट लेस देन द ऑब्जेक्ट, जितना भारी वो ऑब्जेक्ट होता है, अगर वो जैसे हम कोई चीज है, नाव है, वो तैरती है पानी में, लेकिन कोई चीज ऐसी होती है, कील है, एक छोटी सी लोहे की कील है, आयरन नेल है, वो डूब जाती है। और जबकि एक बड़ा सा आयरन का जो शिप होता है वो तैरता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका रीजन पता चलेगा कि जो लिक्विड डिस्प्लेस करता है, अगर उसका वेट कम होता है उसके हटाए गए पानी से, ठीक, उस ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? डूब जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या करेगा? डूब जाएगा। अगर वेट इक्वल होता है उसके हटाए गए पानी से, उस ऑब्जेक्ट के वेट बराबर होता है, तो ऑब्जेक्ट तैरने लगता है। तो वो डिपेंड करता है कि वो कितना पानी, वो ऑब्जेक्ट कितना पानी हटा पा रहा है। अगर वो कम होगा ऑब्जेक्ट के वेट से लिक्विड डिस्प्लेस, तो वो डूब जाएगा। अगर बराबर होगा तो वो तैर जाता है। एग्जाम्पल, एक हैवी आयरन नेल अगर हम उसको तैराते हैं तो वो सिंक कर जाती है, डूब जाती है। लेकिन एक बिग आयरन जो शिप होता है, वो तैरता है। क्यों? है तो दोनों आयरन के, क्योंकि उन्होंने जो पानी लिक्विड डिस्प्लेस किया वो आयरन नेल ने अपने वेट से कम किया, तो वो डूब गई। और अगर शिप ने क्या किया? बराबर कर दिया, तो वो तैर गई। बिकॉज द शिप शेप हेल्प इट्स डिस्प्लेस मोर वाटर, क्योंकि जो शिप की शेप होती है वो इस तरीके से बनाई जाती है क्योंकि वो ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस कर पाए।
कभी आपने ऐसा सुना है? एवर हेयर्ड ऑफ? फन फैक्ट देख लेते हैं। सम रॉक कैन फ्लोट टू, कुछ पत्थर भी तैर जाते हैं। लाइक प्यूमिस फॉर्म फ्रॉम वोल्केनिक लावा विद ट्रैप्ड एयर बबल्स, क्योंकि ये जो पत्थर होते हैं ये वोल्केनिक लावा से बना होता है, जिसमें जो बबल्स का बना होता है, तो ये उतना पानी हटा देता है जिससे वो तैर जाते हैं। इट्स सो लाइट, ये एक लाइट होता है, फ्यूरियस दैट इट फ्लोट ऑन वाटर, इतना लाइट होता है कि पानी पर इजीली तैर जाता है। चलते हैं आगे, सुपर समरी देख लेते हैं एक स्नैप में ना स्नैप कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ के आए। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, एक क्विक रिवीजन करते हैं और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं वन शॉट वीडियो को। उसके बाद हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा, पढ़ते हैं। फोर्स क्या होती है? फोर्स होती है बच्चों पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इंटरेक्शन। इंटरेक्शन की वजह से जो पुश और पुल होता है उसको फोर्स बोलते हैं। एसआई यूनिट इसकी न्यूटन होती है। कितने टाइप की होती है? कॉन्टेक्ट फोर्सेस, जो कॉन्टेक्ट में आकर बनती है, जैसे मस्कुलर फोर्स या फ्रिक्शन। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस जैसे मैग्नेटिक हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये बिना कांटेक्ट में आकर भी काम करती हैं, इसलिए नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है। कौन कौन सी? मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक। फोर्स क्या क्या कर सकती हैं? चेंज कर सकती हैं स्पीड को, चेंज स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन भी चेंज कर सकती हैं मोशन की। चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकती हैं। स्पेशल फोर्सेस रिकैप देख लेते हैं। फ्रिक्शन क्या होती है? एक्ट अपोजिट टू मोशन, अपोजिट जो चीज मोशन कर रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करती है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? बिटवीन मैग्नेट्स, ये मैग्नेट के बीच में लगती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्ज्ड बॉडीज, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो बैलून के बीच में या जो स्वेटर था उसके बीच में लगी थी, तो ये चार्ज्ड बॉडीज के बीच में लगती है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ऑलवेज पुल ऑब्जेक्ट टुवर्ड अर्थ, हर चीज को अर्थ की तरफ खींचना, पुल करना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। वेट क्या होता है? फोर्स ऑफ अर्थ पुल्स, जितनी फोर्स से अर्थ पुल करती है उसको वेट बोलते हैं, ये न्यूटन में मेजर किया जाता है। मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर, ये हर जगह सेम होता है, अमाउंट ऑफ मैटर को मास बोलते हैं और हर जगह सेम होता है। बाइंड फोर्स होती है अपवर्ड पुश बाय लिक्विड, जो भी पानी या लिक्विड होता है वो अपवर्ड जो पुश लगाता है उसको बाइंड फोर्स बोलते हैं। ये चीजों को तैरने में हेल्प करता है, इसी की वजह से चीजें तैर पाती हैं। तो ये था बच्चों क्विक रिवीजन, और यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, जो कि हमने बहुत ही मजेदार तरीके से पूरा कर लिया है, हंसते खेलते डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। और अब आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, कमेंट करना है, जो चीजें नहीं समझ में आई है वो क्वेश्चंस पूछने हैं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सबको इस वीडियो से हेल्प मिल पाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो भी आपको ऐसे ही मिलती रहे। सारे चैप्टर इतने ही मजेदार तरीके से कंप्लीट कराए जाएंगे, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, और जो भी नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और चैनल के बायो में भी लिंक है, वहां पर सब चीज का लिंक मिल जाएगा आपको। इंस्टाग्राम पर भी आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने फोर्स वाले चैप्टर के जितने भी डेली लाइफ एग्जाम्पल आप परफॉर्म कर सकते हैं उसको परफॉर्म करिए। हम मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।